हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत सर पे और मैं हूं आपका अपना प्रशांत सर। और जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले वाले लेक्चर सीरीज में हमारा ये वाले चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा था। हमारा चैप्टर चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 3 है और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि यहां से बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर का देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो इस चैप्टर को तो आप स्किप बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि 5 से 6 नंबर का इसी चैप्टर से आपका आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत आसान चैप्टर है ये, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। तो इसको आपने बहुत मेहनत के साथ पढ़ना है। और अभी हमारा जो है इससे पहले वाली लेक्चर सीरीज में इसका हमने इंट्रो डाला था, तो थोड़ा सा इंट्रो अभी और चलेगा। इंट्रो को देखना बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इंट्रो इतना ज्यादा जरूरी है कि ये आपके क्वेश्चंस और एग्जाम्पल को इतना आसान बना देगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बहुत मुश्किल लग रहा है या बहुत मेहनत करनी पड़ रही है उस क्वेश्चन पे, ठीक है ना। 5-5 नंबर के क्वेश्चन भी आप इतने आसानी से कर जाओगे कि बहुत ही सरल लगेंगे वो आपको, जब थोड़ा सा आप इंट्रो देख लेंगे। तो इंट्रो में बिल्कुल भी आप क्या करने हैं, वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ध्यान से यहाँ पे इसको समझना। थोड़ा सा हमारा इंट्रो और रह गया, उसके बाद हम अपनी जो है चैप्टर के एग्जाम्पल और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। देखिएगा, इससे पहले वाले लेक्चर सीरीज में अगर आप लोगों ने देख लिया हो तो मैंने उसमें बताया था कि जब हमें कोई दो समीकरणें दी जाएं, है ना, हमने ये सब बताया था ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होती है, सो तो रैखिक समीकरण की अगर मैं बात करूं कि अगर हमें दो रैखिक समीकरणें दी जाएं, तो हमने उसका ग्राफ बनाना सीख लिया था, क्योंकि हमने ये जान लिया था कि किसी भी समीकरण की अगर हम उसको सॉल्व करते हैं, किसी भी रैखिक समीकरण को, तो उसको हम ग्राफ पे एक सरल रेखा के रूप में दर्शा सकते हैं। यानी कि अब वो जो सरल रेखा है वो किस किस प्रकार से हमें क्या क्या हल देगी, इसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। हमें यहाँ पे कुछ सॉल्व करना नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है कि कौन कौन सी कंडीशंस बन सकती हैं। तो अगर दो इक्वेशंस हैं आपकी, दो समीकरण हैं, तो उनके जब लाइनें बनेंगी तो वो दो बनेंगी। तो चलिए समझते हैं कि उन दो लाइनों से कौन कौन सी कंडीशंस बन सकती हैं। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय हल। जब आप ध्यान दीजिएगा, जब आप ग्राफ बना रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, एक एक्स एक्स ले लेते हैं, एक्स डैश ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं और वाई डैश ले लेते हैं, ऐसे करते हैं आप, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण को सॉल्व करते हुए एक्स और वाई पे ही अपनी जो है लाइंस बनाते हैं। तो वो जो लाइंस हैं वो तीन कंडीशन में बन सकती है। पहली कंडीशन देखिए, इसमें तीन कंडीशन बन सकती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हों, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी कि प्रतिच्छेदी का मतलब है कि रेखाएं एक दूसरे के अंदर क्या करके निकल जाएं, छेद करके निकल जाएं, एक दूसरे को छेदते हुए, ठीक है, ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाएं। तो ऐसी लाइनों को हम बोलते हैं, जैसे आपने क्या किया, एक लाइन बनाई यहां पे ऐसे, ठीक है, ये बना दी, है ना। कोई भी आपके पास इक्वेशन रही होगी, आपने ग्राफ पे बनाना तो सीख लिया ना उसको, कि सरल रेखा कैसे बनती है। फिर एक ऐसे बन गई, तो देखिए इसने एक बिंदु पे इसको काटा, एक जगह पे, यहां पे मैंने बना भी रखी है क्रॉस में, एक बिंदु पे काट रही है। तो उस टाइम पे जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट कैसा मिलेगा, केवल एक हल प्राप्त होता है। यानी कि एक्स और वाई के मान के लिए उस टाइम पे हमें केवल एक हल प्राप्त होगा। कितने हल प्राप्त होंगे, एक। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अभी तो लेक्चर स्टार्ट ही हुआ है ना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर रेखाएं संपाती हो, संपाती का मतलब क्या है, संपाती, अगर मैं बात करूं संपाती का, कि अगर एक रेखा के ऊपर ठीक दूसरी रेखा भी उसी के ठीक ऊपर आ जाए, ऐसे एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं, या ऐसी रेखाओं को हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। जब हमने किसी दी गई समीकरण से ग्राफ पे रेखाएं डाली या रेखाएं बनाई, बनाना मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में सिखा दिया था आपको कैसे बनाते हैं। अगर वो इस तरह से आए कि एक दूसरे को केवल एक ही जगह पे टच करें, तो ऐसी कंडीशन को आप बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाओं में रिजल्ट क्या होगा, केवल एक हल मिलेगा जहां पे वो टच हो रही है। दूसरी वाली कंडीशन क्या है, रेखाएं संपाती हों, यानी कि रेखाएं आपकी कैसी हैं, संपाती हैं। तो संपाती रेखाओं में
जब रेखा एक के ऊपर एक है तो उस कंडीशन में तो रेखा हर जगह पे इसको टच कर रही है ना, हर बिंदु पे इसको टच कर रही है। देखो पहली रेखा दूसरी रेखा को हर बिंदु पे टच कर रही है, तो जब वो हर बिंदु पे टच कर रही है पहली रेखा के, दूसरी वाली रेखा उसके ऊपर जो बनाई है, दूसरी वाली लाइन जो बनाई है हमने, तो हमें क्या होगा, हमें बहुत सारे इसके जो है आंसर मिल जाएंगे, बहुत सारे हल मिलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि अपरिमित रूप से हमारे पास क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, तीसरी कंडीशन देखना, दो ही हमारे पास क्या है, समीकरण है, और उन दोनों को हमने ग्राफ पे दर्शा दिया। अब हो क्या रहा है कि पहली कंडीशन में तो मेरे को पता है ना, दोनों एक दूसरे में छेद करके निकल के ऊपर प्रतिच्छेदी कहलाई, एक जगह पे कट गया, एक हल। दूसरी कंडीशन में एक रेखा के जस्ट दूसरी ऊपर रेखा बन गई, बिल्कुल ऐसे टच करते हुए बन गई। तो जब ये हर जगह पे इसको टच कर दी है, हर बिंदु पे इसको टच कर रही है, हर पॉइंट पे टच कर रही है, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे ना, एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे ना। ठीक है, तो हमने यहां हल में भी लिख दिया अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। रेखाएं समांतर हो, समांतर का मतलब क्या होता है, जिन रेखाओं में अंतर क्या हो, समान हो। यानी कि जैसे इसको हटा लेते हैं एक मिनट के लिए, ऐसे समझिए, ये ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ है ना, हमने इस पे दो रेखाएं खींचनी है। ठीक, एक रेखा ऐसे आ गई, एक रेखा ऐसे आ गई, ऐसे। तो बताइए दोनों एक दूसरे को रेखाएं टच कर रही हैं? नहीं कर रही ना, ये दोनों रेखाएं, ये वाली ऊपर है, ये वाली नीचे है। और अगर इनके बीच का जो अंतर है अगर वो समान है तो इन्हें बोलते हैं हम समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाओं को अगर आप इधर की साइड कितना भी बढ़ा लें तो भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, उधर की साइड कितना भी बढ़ा लें तो भी एक दूसरे को ये टच नहीं करेंगी। जैसे रेल की पटरियां, जैसे रेल की पटरी होती है ना, वो एक दूसरे को कितनी भी दूर तक फैली हो वो टच नहीं करती। तो ऐसी ही लाइनें जो बिल्कुल समान अंतर में आगे बढ़े, ठीक है, और एक दूसरे को कहीं पे भी टच ना करें, ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, संपाती रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर टच करके चलती हैं, समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को कभी टच नहीं करती, और प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे में से छेद करके निकल जाती हैं, ऐसे क्रॉस जैसी स्थिति बनती है। तो यहां पे एक जगह पे टच कर रही तो एक सॉल्यूशन यानी कि एक हल मिलेगा एक्स और वाई के मान के लिए। यहां पे हर बिंदु पे टच कर रही तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं एक्स और वाई की, बहुत सारे हल होंगे। और ऐसी कंडीशन जहां ये दोनों एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही तो ऐसे रिजल्ट में क्या आएगा, आपके कोई हल प्राप्त नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी हल हमें नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसमें कुछ भी आपको कमी लग रही है ना, ऐसा वाला कि यहाँ पे मेरे को अभी ये चीज क्लियर नहीं हुई, यहाँ ये क्लियर नहीं हुई, जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे ना अंत तक, आप पूरी वीडियो देखा कीजिए। आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर करके अगर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लास्ट में बताई जाती है इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, अगर ये चीजें समझ गए ना तो क्वेश्चन इतना आसान लगेगा कि बिल्कुल ऐसा लगेगा आप 10 सेकंड में 20 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को देख के उसका आंसर कर सकते हो कि हाँ यार ये ऐसा वाला क्वेश्चन है, आराम से अपने दिमाग में अपने आ गए ये। ठीक है, तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया तो इसी तरह से नोट्स बनाइए। चलिए एक टॉपिक और है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हमने एग्जाम्पल और क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। चलिए, दी गई दो समीकरणों को देखकर हम ये समझते हैं कि ये दोनों समीकरणें किस तरह का ग्राफ बनाती हैं। आपको इसके लिए ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, इसके अनुपातों की तुलना कर लेनी है। जैसे यहां पे लिखा ना, इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या होगा कि आपको दो इक्वेशन दे देगा, जैसे दी गई समीकरण युग्म है, युग्म का मतलब मैंने आपको बताया था जोड़ा। एक समीकरण ये है और एक आपकी ये है, दो समीकरणें दे दी। तो आपको करना क्या होगा, ध्यान से समझिए कि इसमें आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है कि ग्राफ बना के आप देखें कि ये समांतर रेखाएं बनाएंगी या संपाती बनाएंगी या फिर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाएंगी। इसका एक तरीका और है, आप केवल देख के भी बता सकते हैं कि ये कौन सी रेखाएं बनाएंगी। देखिएगा, समझिएगा कैसे बताता हूं मैं आपको। पहली समीकरण है ना, समीकरण एक की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, देखिए इससे हम पहली समीकरण की तुलना कर रहे हैं। तो पहली समीकरण ठीक इसके नीचे लिख दो मेरे हिसाब से, 2x 3y माइनस 9 बराबर 0। बताओ
A1 के ठीक नीचे क्या लिखा हुआ 2, B1 के ठीक नीचे क्या लिखा हुआ 3, C1 के ठीक नीचे क्या लिखा हुआ माइनस का 9। तो जो चिन्ह माइनस के साथ है उसको माइनस के साथ ही लिया जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ठीक इसी तरह से समीकरण 2 के बारे में करेंगे। समीकरण 2 की तुलना A2x B2y C2 बराबर 0 से करने पर, है ना। तो यानी कि समीकरण नंबर 2 को भी ठीक इसके नीचे लिख दो, 4x 6y माइनस 18 बराबर 0। तो यहां पे आपका देखो A2 देख पा रहे ना आप, A2 के नीचे 4, x की तो x के साथ तुलना हो गई, y की y के साथ, इसके आगे जो लिखा है ये B2 लिखा है 6 और C2 देखो यहां पे कितना आ जाएगा माइनस का 18। तो इस तरह से आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकालना आराम से सीख सकते हैं। क्या आप क्या कीजिए, ठीक कोई भी इक्वेशन हो उसको उसके साथ रख दीजिए और ऐसे करके तुलना कर लीजिए। देखो जैसे A1 के नीचे यहाँ पे 2 आ रहा, B1 के नीचे यहाँ कितना आ रहा 3, C1 के नीचे कितना आ रहा माइनस का 9। ठीक इसी तरह से देखो यहाँ पे A2 के नीचे क्या आ रहा 4, B2 के नीचे क्या आ रहा 6, C2 के नीचे क्या आ रहा माइनस का 18। तो मैंने लिख दिए यहाँ पे इसके मान, है ना। तो अब आपको क्या करना होगा, बस आपको अनुपात निकालने होंगे। कैसे अनुपात, मैं यहां कर देता हूं, यहां जगह खत्म होगी ना, इधर देखना। अनुपात निकालने हैं, बस आपने निकालना है A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2। अगर आप ये तीन चीजें निकालना सीख गए, जैसे A1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2। A2 की वैल्यू कितनी है 4, तो नीचे कितना आ जाएगा 4। B1 की वैल्यू कितनी है 3, ऊपर आ गया 3। B2 की वैल्यू 6, ये -9 और ये माइनस का 18। तो इस तरह से आपने क्या करना है, बस अनुपात निकालने हैं। आपने वो ग्राफ नहीं बनाना, इनका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ये अनुपात निकालना आना चाहिए, ये वाला। और अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दे देंगे तो ये अनुपात तो यही निकल गया था। देखो यहां अगर मैं यहां डंडा खींच दूं तो 2 के बट्टे में कितना आ रहा 4, 2 के बट्टे में 4, 3 के बट्टे में कितना आ रहा, यहां अगर मैं छोटा सा डंडा लगा दूं 3 के बट्टे में कितना आ रहा 6, -9 के बट्टे में कितना आ रहा माइनस का 18। मतलब मैं देख के ही बता सकता हूं ना कि A1 और A2 का अनुपात क्या है। A1 ये ऊपर वाला है, A2 ये नीचे वाला है, B1 ये ऊपर वाला है, B2 ये नीचे वाला है, C1 ये ऊपर वाला है, C2 ये नीचे वाला है। तो अनुपात में बता दूंगा 2/4, 3/6, -9 बट्टे -18। तो तभी तो कह रहा मैं, अगर आप एक बार ध्यान से देख लेंगे ना बस, तब भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपने ये अनुपात निकालना है। अब इस अनुपात का यूज कैसे होगा वो अगली सारणी में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये सारणी आपकी किताब में ही बना के दी गई है, ये 3.1 करके है, सारणी नंबर 3.1। तो वो मैं अभी इसके बाद बनाऊंगा, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह से अगर कोई भी इक्वेशंस आती हैं तो उनको आप ऐसे तुलना करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 इन सब के मान निकाल सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से थोड़ा समझ में भी आ गया होगा। अगर ये एक बार आपको अनुपात निकालना समझ में आ गया है तो हम एक बार वो सारणी देख लेते हैं जिसमें हमें कंडीशंस सिखाई गई हैं या बताई गई हैं। उन कंडीशंस को हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा अपने दिमाग में याद कर लेंगे कि कौन सी कंडीशन पे हमारी रेखाएं किस तरह से बनती हैं। तो अगर आपने एक बार थोड़ा सा याद कर लिया ना हर एक कंडीशन को, तो बस आप देखते ही बता दोगे, खाली बस इक्वेशन देखनी है आपने और आप बता दोगे कि भाई इससे हमारी जो है समांतर रेखाएं बनेंगी, इससे हमारी ग्राफ पे जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी, या इससे हमारी समपाती रेखाएं बनेंगी। तो जब क्वेश्चन में आपको वो कहेगा कि ग्राफ बना के दिखाओ, तब आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। और अगर वो कहता है कि खाली आप बताओ कि कौन सी रेखाएं बनेंगी, तो ये मेथड है आपके लिए। चलिए अब दी गई सारणी को भी अच्छे से समझ लेते हैं। इस सारणी को समझने से हमें कंडीशंस का पता लग जाएगा कि अनुपातों की तुलना को करने पर हमें क्या क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अगर हम उन अनुपातों की इन कंडीशंस को समझ लेंगे ना, तो हम केवल इसके आधार पे हम बता पाएंगे कि हमारा जो ग्राफ बनेगा उसमें जो रेखाएं बनेंगी वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, संपाती होंगी या समांतर होंगी। तो चलिए बहुत ही आसान तरीका है कि जैसे पहले ये सारणी देख लीजिए आप, ये आपकी बुक में दी गई है। अब इसमें क्या है, पहले हम
पहले वाले पॉइंट को समझते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे बाकी सब। बस ये इतना देखिए आप, इतना सिर्फ यहां तक। चलिए पॉइंट नंबर 1 को समझिए। यहां पे आपको दो समीकरण दिए हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इनसे हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेने हैं। वो अभी मैंने आपको समझा ही दिए थे, एक में करके दिखा देता हूं, बाकी आप समझ जाएंगे आराम से। जैसे यहां लिखा मैंने x 2y बराबर 0, तो यहां लिख दूंगा मैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। देखिए a1 की जगह आपको क्या दिख रहा है, x के आगे जो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो उसकी कंडीशन में हमारा जो है, अगर कुछ ना लिखा हुआ दिखाई दे तो उस कंडीशन में होता है हमारा 1, ठीक है ना। x के आगे हमेशा 1 मल्टीप्लाई में रहता ही है। b1 कितना हो गया आपका, माइनस का 2। c1 देखो यहां पे कुछ है ही नहीं लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ प्लस में 0 होगा, तो 0 हो जाएगा आपका c1, ठीक है। तो a1 की जगह पे यहां पे x के आगे 1, b1 की जगह पे माइनस का 2, और c1 यहां पे है ही नहीं, तो जब यहां पे कुछ लिखा ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। इसी तरह हम दूसरी वाली इक्वेशन ले लेते हैं, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2। a2 की वैल्यू बताओ, बिल्कुल ठीक, b2 भी पहचान लो 4, और c2 भी निकाल लो आप। c2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 20। तो इस तरह से आपने इसके अनुपात निकालने देख लिए। अभी मैंने समझाया भी था अनुपात कैसे निकालते हैं, मतलब इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इन वैल्यू, तो इस तरह से आपने a1 b1 c1 a2 b2 c2 इन सब की वैल्यू निकालना सीख ली। अब मैंने आपको समझाया भी था कि जब आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको इसका अनुपात बनाना है। तो अनुपात देखिए कैसे बनाएंगे, a1 के अपॉन में a2 डालेंगे। a1 की वैल्यू कितनी है, देखो 1, ये लिख दी मैंने। a2 की वैल्यू कितनी है, 3, ये लिख दी मैंने। b1 माइनस 2, ये लिख दिया मैंने। b2 उसके अपॉन में आ गया 4। c1 की वैल्यू कितनी है जी, 0 है। c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस 20, तो ये लो लिख दिया मैंने माइनस 20, ठीक है। तो अब ये देखिए आप अनुपातों की तुलना करने पे इस वाले कॉलम पे आ जाइए, ये तो आ गया आपको, यहां पे आ जाइए, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। जब ये वाली कंडीशन बने आपकी कि पहला अनुपात a1 और a2 से बना हुआ अनुपात b1 और b2 से बने हुए अनुपात के बराबर ना हो, देखो यहां क्या लिखा है 1/3 और यहां क्या लिखा है -2/4। अगर आप 2/4 को काट भी लें 1/2 ही आएगा। तो क्या 1/3 और माइनस का 1/2 बराबर होते हैं, नहीं होते ना। तो यहां पे क्या आ गया, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि ये बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इन दोनों का ग्राफ बनाने लग जाएंगे ग्राफ पेपर पे, तो जो ये रेखाएं बनेंगी ये कैसी बनेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। और प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसा हल देती हैं, केवल एक हल देती हैं, ये मैंने आपको अभी बताया था, है ना। तो इस तरह से जब भी ये दोनों कंडीशन अगर एक दूसरे को फॉलो नहीं करेंगे, बराबर नहीं होंगे, तो बनेगा ग्राफ पे हमारे प्रतिच्छेदी रेखाएं, और बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, उसका केवल एक हल प्राप्त होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। जैसे यहां पे भी हमें क्या कर रखा, दो समीकरणें दे रखी, ठीक है। यहां भी आप पता है आपको, ये a1 ये b1 ये c1, ये a2 ये b2 ये c2, a1 अपॉन a2 2/4। देखो a1 अपॉन a2 2/4। x के आगे वाले a होते हैं ना, y के आगे वाले क्या होते हैं b, और जो खाली नंबर छूट जाते हैं वो क्या होते हैं आपके c। तो इसके बटे में 2 के बटे में 4 आया, तो 2/4। ऐसे यहां 3 के बटे में b1 और अपॉन में b2 3/6, और c1 अपॉन c2 तो माइनस का 9/-18। देखो अगर आप 2/4 को काटे हैं तो काटने के बाद इसको क्या लिखेंगे, 2 एकम 2, एक बार कटा, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। ठीक इसी तरह से अगर आप 3 को काटो, 3 एकम 3 यहां लिख रहा हूं मैं, और 6 को काटो, 3 दूनी 6, यहां पे क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। तो आप देखिए इन तीनों को काटने के बाद जो है जो भी हमें प्राप्त हो रहा है वो सारा बराबर है। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, a1 अपॉन a2
B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 का जो अनुपात है वो तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ऐसी कंडीशन संपाती रेखाएं दर्शाती हैं। क्या बनाएंगी, ये दोनों लाइनें अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे, आप चाहें तो बना के भी देख सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया था इससे पहले वाले लेक्चर में। तो ऐसी कंडीशन में हमारी क्या बनेंगी, संपाती रेखाएं, जिसके हमारे क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्योंकि संपाती रेखाएं क्या होती हैं, एक के ऊपर एक चिपकी हुई होती हैं, तो हर बिंदु पे जब वो टच कर रही होती हैं तो हर बिंदु पे हमें सॉल्यूशन मिल रहा होता है। आगे आपको ये समझ में अच्छे से। चलिए लास्ट वाला देख लीजिए, दो इक्वेशन दिए हैं, वही A1 इसका है, A2 इसका है, तो एक यहां है, दो यहां है, तो 1/2, ठीक है ना, ये लिखा है मैंने अनुपात। यहां ऊपर क्या है, 2, नीचे क्या है, 4, तो ये B1 ये B2, तो 2/4। ठीक, यहां देखो माइनस का 4 और माइनस का 12, ये C1 ये C2, माइनस का 4 बटे माइनस का 12। चलिए इनकी भी हम क्या करते हैं, काट के देखते हैं। 1/2 तो ये तो नहीं कटेगा, 1/2 ही रहेगा। 2/4 को आप काट सकते हैं, 1/2 ही आ जाएगा काट के। अगर आप इसको काटेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो देखिए इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आगे वाले दोनों तो बराबर हैं, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है, लेकिन C1 अपॉन C2 जो है इन दोनों के अनुपात के बराबर नहीं है। तो ये तो 1/2 बराबर आ गया आपस में, लेकिन C1 अपॉन C2 का जो अनुपात है 1/3 आ गया, तो वो इसके बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा, हमारी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएंगी। तो समांतर रेखाओं में आपको बताया था मैंने, ऐसी स्थिति में कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नीचे वाला सारा रफ है। चलिए देखिए इंट्रोडक्शन सीरीज में ये लास्ट टॉपिक है आपका, रेखीय समीकरणों के संगत एवं असंगत युग्म। इसके बाद हम जो है अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे, एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। तो बस इसको लास्ट समझ लीजिए कि ये भी आपके पेपर में आने वाला एक क्वेश्चन हो सकता है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन दे देगा आपको, इक्वेशन देगा और बोलेगा कि इनको सॉल्व कीजिए और बताइए कि ये संगत हैं या असंगत हैं। तो कौन सी कंडीशन में हमारी दी गई जो समीकरणें हैं वो संगत होंगी और कौन सी कंडीशन में असंगत होंगी, बस छोटा सा नोट याद रख लीजिए, 2 मिनट का काम है, इसके बाद आपको क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। देखिए, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, यानी कि कोई रैखिक समीकरण युग्म देगा आपको, 2 समीकरण दे देगा और आपने उसको सॉल्व करना है। अगर उसका सॉल्यूशन है, चाहे वो एक सॉल्यूशन हो चाहे बहुत सारे सॉल्यूशन हो, तो ऐसे रैखिक समीकरणों का संगत युग्म कहलाता है, यानी कि उसे हम क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। नॉर्मल एक भाषा में अगर सीधी बात में बोलूं कि जिसका सॉल्यूशन आ रहा ना, जिसका हल निकल रहा है, वो संगत है। कोई समीकरण युग्म अगर क्या कर रहा है, अपना सॉल्यूशन दे रहा है, तो वो क्या है, कंसिस्टेंट यानी कि संगत है। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है यानी कि सॉल्यूशन है, तो उसे हम रैखिक समीकरणों का संगत युग्म कहते हैं या कहलाता है। जैसे आपकी ये वाली कंडीशन, यहां पे हमारा एक सॉल्यूशन निकलता है, आपको पता ही है, अभी बताया मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में, ठीक है। और ये वाली कंडीशन, इसमें भी हमारा क्या है, प्रतिच्छेदी वाला निकलता है ना, तो आपको पता ही है प्रतिच्छेदी की कंडीशन है और ये किसकी कंडीशन है, संपाती की कंडीशन है। तो इन दोनों ही कंडीशन में हमारे सॉल्यूशन निकलते हैं। तो जब सॉल्यूशन निकलता है तो ऐसी कंडीशन में हम समीकरण युग्म को क्या कह देंगे कि ये संगत का है, संगत है ना, संगत बोलेंगे उसे कि संगत का है, दी गई समीकरणें हैं, ठीक। और यदि इसके ठीक उल्टा हो जाए, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना निकले, यानी कि जिसका कोई सॉल्यूशन ना निकले, तो ऐसे रैखिक समीकरण युग्मों को हम क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे, यानी कि इनकंसिस्टेंट कहेंगे। इस कंडीशन में आपको पता है, जब ये वाली कंडीशन आती है तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं, और उस टाइम पे आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो जब भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पे हमारा क्या है, दी गई समीकरणों का युग्म असंगत होगा, यानी कि सॉल्यूशन मिला तो दी गई समीकरणें क्या होंगी, संगत, सॉल्यूशन नहीं मिला तो असंगत। बस इतना सा एक छोटा सा टॉपिक था, आप इसके भी नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो एक बार इसको लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी आपके साथ वाले जो हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं उनको ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करके हमारे साथ 100 में से 100 की तैयारी कर सकें। और अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि जो पढ़ाया गया है वो वैल्यूएबल है ना, थोड़ा बहुत भी आपने इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम जो है इसके एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और वहां पे हम इसके क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन और एग्जाम्पल इससे बन सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।